Good morning everyone. So again we are back with the current affairs of 17th अगस्त 17 अगस्त की करंट अफेयर हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ऑलरेडी हम काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं, चाहे हमारे किसी भी पर्सपेक्टिव से हो, हमारे प्री हो मेंस हो। आज हमारे पास करंट अफेयर ज़्यादा है पढ़ने के लिए, तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग रहेगा और थोड़ा सा अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स मूव टू आवर फर्स्ट करंट अफेयर, जो कि आज की हमारी करंट अफेयर है। तो हमारी फर्स्ट करंट अफेयर है पीएम ई बस सेवा स्कीम बेसिकली। और इस स्कीम का मोटिव क्या है कि यूनियन जो कैबिनेट है उसने पीएम अप्रूव द पीएम ई बस सेवा स्कीम। बेसिकली एम क्या है कि 10,000 इलेक्ट्रिक बसों को लेके आया जाएगा सिटीज़ में अक्रॉस इंडिया के अंदर, इलेक्ट्रिक बसें। अब इलेक्ट्रिक बसेज आ रही हैं तो ऑब्वियसली बात है, इसका मकसद क्या होगा? इसका एम होगा कि यानी कि अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में ग्रीन मोबिलिटी को बढ़ाया जाए। दिस इज़ द एक्चुअली वर्ड, ग्रीन मोबिलिटी। तो इसको फोकस किया जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट बेसिकली इसके लिए 20,000 करोड़ की सब्सिडी प्रोवाइड करेगी। और स्कीम बेसिकली जो सपोर्ट होगा ऑपरेशन बेसिकली 10 ईयर्स के लिए होगा। स्कीम विल सपोर्ट बस ऑपरेशन फॉर द ड्यूरेशन ऑफ 10 ईयर्स। उसके बाद ये सारी चीज़ अपने आप चलती रहेंगी। अब है क्या बेसिकली इम्प्लीमेंटेशन कैसा है इसका? इम्प्लीमेंटेशन इसका दो सेगमेंट्स में होगा, यानी कि दो भागों में से डिवाइड किया जाएगा। पहला ये होगा कि जिसमें 169 जो सिटीज़ हैं सिलेक्टेड है, जो कि बेसिकली जहाँ पर 3 से लेकर 40 लाख की पॉपुलेशन है, वहाँ पर 10,000 ई बसेज डिप्लॉय की जाएगी, जो कि पीपीपी मॉडल पे बेसिकली की जाएगी। इसी के साथ सिटीज़ जहाँ पर 5 लाख से कम की पॉपुलेशन है वहाँ पर 50 बस दी जाएगी। जहाँ 20 से 40 लाख की पॉपुलेशन है वहाँ 150 बस दी जाएगी। और 181 सिटीज़ इन बेसिकली ऐसी हैं जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर विल भी अपग्रेड किया जाएगा, जो कि अर्बन ग्रीन मोबिलिटी को बढ़ाया जाएगा वहाँ पे। ठीक है। बिहाइंड द मीटर पावर इंफ्रास्ट्रक्चर जो सब स्टेशन होंगे वो बेसिकली पीछे की तरफ बनाए जाएंगे। ओके, तो ये है। आगे देख लो एक बारी। अब ऑपरेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? जो स्टेट और सिटी होगा जहाँ पर ये बस चल रही होगी वही इसकी लेगा, वही अपने ऑपरेटर्स को इसके लिए फीस पे करेगा, सैलरी पे करेगा, वही होगा। ये ऐसा ध्यान रखिएगा, कुछ इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो इनका ऑपरेटर होगा या फिर जो पेमेंट होगी ऑपरेटर्स की, वो बेसिकली सेंटर देगी, क्योंकि 20,000 करोड़ रुपए अगर वो डिप्लॉय कर रही है तो ऐसा हो सकता है। तो कंफ्यूज मत होना, इसका ध्यान रखिएगा कि जो बेसिकली जो पैसा है, जो भी पेमेंट्स है ऑपरेटर्स की, बस ऑपरेटर्स की, वो उससे रिलेटेड सिटी या फिर शहर स्टेट देगा। ठीक है। अब एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, ऑब्वियसली बात है 10,000 बसें आएंगी तो ऑब्वियसली बात है हर 8 घंटे की ड्यूटी लगेगी या कुछ भी है। तो ऑलमोस्ट इसके अलावा कंडक्टर भी होगा, बाकी सारी चीज़ें भी होंगी, तो ऑलमोस्ट 45 to 55,000 जॉब्स का होगा। एंड दूसरी चीज़ आपको बताई है, ग्रीन मोबिलिटी बढ़ाना है तो नॉइज़, एयर पॉल्यूशन, कार्बन इमिशन, इसको कम करेगा। सो इससे रिलेटेड ही अगर आप देखोगे तो कुछ अदर स्कीम्स भी हैं जो ऑलरेडी ग्रीन मोबिलिटी को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने लॉन्च की हैं, जिसमें एनटीपीसी हाइड्रोजन बेस्ड एफसीईवी प्रोजेक्ट्स हैं। फेम इंडिया, फेम सेकंड स्कीम, दोनों इलेक्ट्रिक व्हीकल इंसेंटिव्स के लिए थी। वहीं ग्रीन हाइड्रोजन एंड एफसीईवी लाइक टोयोटा मिराई, ये सारी इसी के थ्रू आई हुई हैं। ग्लोबल ईवी 30, ये ईवी 30 के ऊपर तो ऑलरेडी क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, अभी लास्ट ईयर बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था तो इसकी वजह से इस पर क्वेश्चन आ चुका है। रोड मैप ऑफ 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग 2025, ये बेसिकली चल रहा है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो अमेंडमेंट ऑफ नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल 2018, क्योंकि हमारे पास काफ़ी तरीके के फ्यूल्स हम जनरेट कर सकते हैं, तो इस वजह से ये वाला मिशन लाया गया था। इस मिशन के लिए मैं आपको एक दूसरी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको एक बार बता दूंगा, जब हम अपना इन्वायरमेंट का लेक्चर पढ़ रहे होंगे तब मैं आपको इसके लिए कंफर्म कर दूंगा। तो अभी मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर पे, जो कि बेसिकली हमारा ग्लोबल इंस्टीट्यूट और डिजिटल हेल्थ के ऊपर है। लेट्स मूव। ओके, सो ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ, तो इसका बेसिकली क्या मकसद है? इंडिया एंड डब्ल्यू ने बेसिकली डिसाइड किया है, जो कि अभी गांधीनगर के अंदर G20 की समिट चल रही है, वहाँ पर इन्होंने डिसाइड किया है कि इस अब बेसिकली डिजिटल हेल्थ पे फोकस किया जाएगा ग्लोबल इनिशिएटिव के साथ। मेन क्या है बेसिकली इन अब इस इनोवेटिव का इसका एम्स क्या है? इसमें बेसिकली प्रमोट किया जाएगा डेटा कन्वर्जेंस को, इनहेंस किया जाएगा बेसिकली इंटरफेस ऑफ द हेल्थ प्लेटफॉर्म को, इंकरेज किया जाएगा इन्वेस्टमेंट को इन द डिजिटल हेल्थ सेक्टर के अंदर, वो भी ग्लोबल स्केल पे। वहीं जो समिट है वो ऑल्सो फोकस करेगी इंटर मेडिकल सेंटर मीजर्स पे, यानी कि एमसीएम पे। तो बेसिकली काउंटर मेजर पे फोकस करेगी। और साथ ही जितने भी हेल्थ इमरजेंसीज हैं उसको इमरजेंसी बेसिकली इफेक्टिवली रिस्पॉन्ड किया जाएगा। वहीं यहाँ पर देखेंगे तो इम्प्रूव हेल्थ केयर सर्विस वर्ल्ड वाइड थ्रू द डिजिटल सॉल्यूशन, यानी कि ऑब्वियसली बात है, आपने देखा होगा आपके पास मेडी केयर है, मेडी बडी है, कुछ इसके अलावा भी हैं। तो बेसिकली ये डिजिटल हेल्थ पे बेसिकली फोकस करते हैं, डायरेक्टली आपको इजीली चीज़ अप्लाई हो जाती है, आप डायरेक्टली डॉक्टर से बात कर लेते हैं।
सो दिस इज अलाइनिंग विद द गोल ऑफ द यूनिवर्स हेल्थ कवरेज, जो कि बेसिकली एसडीजी का भी हमारा गोल है, तो उसको भी हमें अचीव करने में हमें हेल्प मिलेगी। वहीं आगे देखोगे तो बेसिकली जो समिट एडिशनली जो चीज़ों को देख रही है वो है लॉन्च क्लाइमेट एंड हेल्थ इनिशिएटिव इन कोलाबोरेशन विद एशियन डेवलपमेंट बैंक, यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ भी कि इन सारी चीज़ों पर फोकस किया जाए। तो समिट ये भी देख रही है कि इनको और देखा जाए। वहीं इसके अलावा जो हमारा नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है, जो करंट अफेयर है, वो इंडिया फर्स्ट ड्रोन कॉमन टेस्टिंग सेंटर के ऊपर है, जो कि बेसिकली अगर आप देखो तमिलनाडु के अंदर स्टेब्लिश किया जाएगा। कंटेक्स हमारा यही कहता है, कंट्रीज फर्स्ट कॉमन टेस्टिंग सेंटर फॉर अनमैन्ड एरियल सिस्टम। ठीक है, यानी कि ड्रोन्स के लिए बेसिकली बनाया जाएगा, जो कि एक टेस्टिंग सेंटर रहेगा, तमिलनाडु के अंदर रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। अब ये जो इनिशिएटिव है बेसिकली तमिलनाडु इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एज पार्ट ऑफ टी एंड डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर एम एट नर्चरिंग ए एरोस्पेस डिफेंस इंडस्ट्री। तो ऑब्वियसली बात है, इनको बेसिकली फोकस करने के लिए लाया गया है, जहाँ पर जो इन्हें लिया किसने है, तमिलनाडु इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने लिया है, जो कि एक टी एंड डिफेंस तमिलनाडु डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का पार्ट है, जिसमें एरोस्पेस एंड डिफेंस इंडस्ट्री को एक अच्छा खासा इकोसिस्टम प्रोवाइड किया जाएगा, उसको बढ़ाया जाएगा। अब हमारे पास देखो इससे पहले कोई भी ऐसा कोई भी कॉमन टेस्टिंग सेंटर नहीं था, तो बेसिकली lack of common testing center has been a barrier of organization in the sector. Now TIDCO has initiated the setup such as testing center under the Center Defense Testing Infrastructure Scheme. तो ठीक है, एक अच्छा काम किया है, ताकि हमारे एरोस्पेस को और डिफेंस इंडस्ट्रीज को एक अच्छा खासा मौका मिलेगा अपनी चीज़ों को आगे लाने का, अपनी चीज़ों को शोकेस करने का। सो दैट्स ऑल्सो गुड। वहीं अगर आप यहाँ देखोगे, दिस इनिशिएटिव अलाइन विद द तमिलनाडु's कमिटमेंट फॉर फोस्टिंग द रोबस्ट डिफेंस एंड एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, तो वहाँ पर बनाएगा, तो इजीली इंडिया के लिए भी फायदेमंद रहेगा। सेल्फ रिलायंस में नई कंट्री एरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर के बारे में, सॉरी। सो लेट्स मूव टू द अनदर। तो हमारी जो करंट अफेयर नेक्स्ट है वो बेसिकली बेस्ड है फर्स्ट एवर ग्लोबल समिट ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन। सो लेट्स मूव। सो हमारा कंटेक्ट क्या कहता है फर्स्ट एवर ग्लोबल समिट ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन पे, कि WHO है बेसिकली इन जिसने कोलाबोरेशन किया है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के साथ में, जहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है कि एक यूनिक ग्लोबल समिट ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन हुई है। अब द WHO इन कोलाबोरेशन विद द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के साथ में एक ट्रेडिशनल के ऊपर, अब बेसिकली फोकस क्या रहेगा यहाँ पे। अब फोकस ये है कि जो एक्सपर्ट्स हैं, प्रैक्टिशनर हैं और डिग्नेटरीज टू जो लेटेस्ट जो आज की जो चीज़ें हैं, यानी कि हमारे पुराने समय की चीज़ों को और आज की समय की चीज़ों को, जो भी हमारा ट्रेडिशनल जो हमारा मेथड है उसे अपनाते हैं, और आज के समय को जो हमारे हम चीज़ों को अपना रहे हैं हेल्थ में या फिर बाकी सारी चीज़ों में, तो उसको लेते हुए हम चीज़ों को दोबारा से एक दोनों को जोड़ेंगे और एक नया तरीका अपनाएंगे कि हम चीज़ों को कैसे आगे ला सकते हैं, यानी कि हमारा ट्रेडिशनल मेथड क्या था और आज का मेथड हमारा क्या है उसके ऊपर। तो इसमें अच्छे खासे एक्सपर्ट्स की मदद ली जाएगी, और एक्सपर्ट्स की मदद के साथ में एक नई फील्ड ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन को बनाया जाएगा एक अच्छी खासी। तो यहाँ पर बेसिकली क्या होगा, हैज़ मेड ए ब्लेंडिंग ट्रेडिशनल प्रैक्टिस विद कंटेम्प्रेरी अप्रोचेस प्लस पार्ट टूवर्ड्स अचीविंग यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज थ्रू ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम। ओके, अब इसमें फोकस किया जाएगा बेसिकली एग्जीबिशन शोकेसिंग ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड इंक्लूडिंग द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष कंट्रीब्यूशन। ठीक है, अब यहाँ पर बेसिकली स्पॉटलाइट क्या होगा, रिलेशन बिटवीन ट्रेडिशनल मेडिसिन एंड द नेचुरल एनवायरनमेंट demonstrate the scientific technology advancement led by virus WHO रीजनल सेंटर एंड द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। तो ऑब्वियसली बात है, यहाँ ध्यान रखिएगा, चाहे हम जो भी फर्स्ट एवर जो भी हम कुछ लाने की भी कोशिश करते हैं, कुछ भी होता है तो उसका ना एक मोटिव होता है। तो अपना कंटेम्प्रेरी प्लस ट्रेडिशनल हम इन दोनों को साथ लेके आएंगे और एक ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम में बनाने की कोशिश करेंगे एक अच्छा खासा, यानी कि एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करने की कोशिश करेंगे जो कि आज की हेल्थ कवरेज को फुलफिल कर पाए। ओके, सो समिट का बेसिक सिग्निफिकेंस क्या है, सिग्निफिकेंट स्टेप इन द रियल ट्रेडिशनल मेडिसिन स्पेशली फॉलोइंग द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ। अब क्या हुआ था, WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन बेसिकली ओपन किया था 2022 में, तो उसके सपोर्ट में इंडिया ने ये लाने की कोशिश करी है। तो ये एक अच्छा खासा एक रोल प्ले करेगा बेसिकली शेपिंग द ग्लोबल हेल्थ पॉलिसीज में बनाने में, जहाँ पर अच्छी खासी रिसर्च और प्रैक्टिस की जाएगी ऑन फॉर द पब्लिक। ओके, सो स्टेरियो बेसिकली कुछ इशू आ गया था यार, तो नाउ अभी रिजॉल्व है। तो स्टेरियो बेसिकली है क्या, एक बार समझ लेते हैं करंट अफेयर में। तो स्टेरियो बेसिकली सोलर टेरेस्ट्रियल रिलेशन ऑब्जर्वेशन मिशन है, जो कि एक मिशन लॉन्च हुआ था 2006 के अंदर फॉर स्टडी ऑफ सन के लिए। तो जिसमें दो दो भागों में डिवाइड था, एक स्टेरियो ए था एक स्टेरियो बी था, तो उसी के ऊपर है। आप एक बार इसका कंटेक्स्ट समझने की कोशिश कर लेते हैं। अच्छा, कंटेक्स्ट क्या है, तो मिशन का बेसिकली क्या है कि, सॉरी, a mission achieved several milestones, including capturing the sun's complete sphere first time by reaching a 180-degree separation
इन देयर ऑब्जेक्ट्स। तो बेसिकली जो मिशन था स्टेरियो ए, तो इसने बेसिकली सन के 180 डिग्री पर जाके यानी कि उसकी स्फेयर को एक बार देखा और एक 3D व्यू हमें एक प्रोवाइड किया। 3D व्यू बेसिकली उसका हेलियोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी है, तो सोहो जिसे हम कह सकते हैं। तो एक अच्छी खासी यानी कि जो जितनी भी डेप्थ है वो सारी हम नॉलेज हम ले सकते हैं डेप्थ में जाके, और उसके जितना भी एक्सप्लोजन्स है या फिर जो सन की जो अच्छे से स्टडी हम कर सकते हैं। दिस इज बेसिकली ऑन दैट। तो स्टेरियो बेसिकली पैसेज थ्रू अर्थ विंसिटी ऑल्सो अलाउ इन डेप्थ स्टडी सोलर इरप्शन, जो मैंने आपको बोला, कोरोनल मास इंजेक्शन विथ कैन इम्पैक्ट अर्थ टेक्नोलॉजी। तो किस तरीके से यानी कि सोलर का जो कोरोनल मास इंजेक्शन है या फिर सोलर इरप्शन है, वो किस तरीके से जो अर्थ की जो टेक्नोलॉजी है उसको बेसिकली डिस्टर्ब कर सकता है, जो डिस्टर्बेंस क्रिएट किया जा सकता है। तो इसी स्टेरियो वन मिशन के जब स्टेरियो वन था तो उसी ने हमें बेसिकली एक 3D व्यू प्रोवाइड किया था। तो बिकॉज ऑफ दिस 3D व्यू हमें एक्चुअल में समझने को मौका मिला कि एक्चुअल में सन की जो स्फेयर है या फिर सन की जो चीज़ें हैं वो किस तरीके से काम करती हैं ऑन दिस। तो दिस वाज एक्चुअली अमेजिंग मिशन फॉर अस। उसी के बाद से हमें चीज़ें पता चली, तो इसी के बाद अभी ये स्टेरियो लेके आया गया है ताकि दोबारा से सन की स्टडी की जाए। This approach provides multi-point measurement to understand the evolution of CME, coronal mass injection, basically magnet fields. उसको समझने में बेसिकली हमें हेल्प करेगा। एडिशनली सोलर की एक्टिविटी इंक्रीज टूवर्ड द प्रेडिक्ट सोलर मैक्सिमम इन 2025। तो जो सोलर की जितनी भी एक्टिविटीज़ है उसको हमें प्रेडिक्ट करने में हमें समझ आएगी। बाय 2025 हम कोशिश करेंगे इन सारी चीज़ों को समझ ले। स्टेरियो ए ऑब्जर्वेशन विल शेड लाइट ऑन चेंजेस इन सन बिहेवियर ड्यूरिंग डिफरेंट शेप्स ऑफ साइकिल। तो ऑब्वियसली बात है उसकी जो डिफरेंशिएशन ऑफ साइकिल है, तो जो चेंजेस हैं स्टेरियो ए मिशन के थ्रू हमें ये समझने का और ज़्यादा मौका मिल जाएगा। लेट्स मूव टू द अनदर आर्टिकल। साइंटिस्ट डिटेक्टेड माइक्रोप्लास्टिक इन द ह्यूमन हार्ट फॉर द फर्स्ट टाइम रिपोर्ट। तो अब देखो रिसेंट जो रिसर्च है बेसिकली चाइना बीजिंग एंजिन हॉस्पिटल में चल रही है। पब्लिश अमेरिकन केमिकल सोसाइटी हैड डिस्कवर्ड माइक्रोप्लास्टिक इन ह्यूमन हार्ट। देखो जो माइक्रोप्लास्टिक है ना, ये आपके शरीर में कैसे जाती है मैं आपको बता देता हूँ। देखो सिंपल सी चीज़ होती है। अब इसके ना कई तरीके होते हैं। कई तरीके कहने का क्या मतलब है, आपने सी फूड खाया कोई, ठीक है। अब सी फूड खाने के बाद में सबसे पहले आपने क्या करा, आप कई जगह प्लास्टिक यूज़ करते हैं, छोटी छोटी प्लास्टिक यूज़ करते हैं। कई बार आपके कॉलगेट्स में होती है, आपके ब्यूटी प्रोडक्ट्स में होती है, आपके काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों में होती है। और जब बाद में जब वो सारी चीज़ें क्लीन विलीन होती हैं धीरे धीरे वो पानी में यानी कि बह जाती है नाली वाली में, और वही पानी बाद में जाके नदी में, नालों में, समुद्र में जाके मिल जाता है। और वहीं से मछलियाँ पकड़ी जाती हैं। जब वो मछलियाँ पकड़ी जाती हैं तो उस मछलियों को खाते हो, तो उस मछलियों को खाने के बाद वो जो माइक्रो प्लास्टिक है वो धीरे धीरे आपके शरीर में चला जाता है। तो ये बेसिकली एक चेन चलती रहती है। दिस इज द मेन रीजन जो माइक्रो प्लास्टिक आपकी मिलती है आपके हार्ट यानी कि ह्यूमन शरीर में पाई गई है। तो पढ़ लेते हैं। द स्टडी इन्वॉल्व एनालाइजिंग हार्ट टिश्यू फ्रॉम 15 पेशेंट हु अंडरवेंट द कार्डियोवास्कुलर सर्जरी, जो कि कार्डियोवास्कुलर सर्जरी से भी गुजर रहे हैं। रिसर्चर फाउंड नंबरस इंडिविजुअल माइक्रोप्लास्टिक पीसेज इन द मोस्ट टिश्यू सैंपल्स। प्लास्टिक पार्टिकल्स वर आल्सो प्रेजेंट इन ऑल ब्लड सैंपल्स। तो ठीक है यार, देखो अब ब्लड सैंपल्स में ये पाई जा रही है, काफ़ी में पाई गई है। तो डिटेक्शन माइक्रोप्लास्टिक विद द ह्यूमन हार्ट इज कंसिडरिंग promoting the need for further investigation into how these particles enter cardiac tissue, their potential long-term effect, heart surgery. Specific types of plastic such as polyethylene terephthalate used in clothing, food containers, polyvinyl chloride इन दी सैंपल्स। तो ऑब्वियसली बात है, देखो जो मैंने आपको बताया ना कि तरीका वही है, मिलती वहीं से है। आप काफ़ी तरीके के प्रोडक्ट्स यूज़ करते हो, चाहे आप किसी भी टाइप के प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो, और वो धीरे धीरे एक चेन के फूड चेन के थ्रू आपके शरीर के अंदर जाती है और वो वहाँ पर जाके जम जाती है। आप ये कह रहे हैं कि वो स्टडी कर रहे हैं, समझ रहे हैं, 2 दिन के बाद आर्टिकल आएगा, सेम चीज़ कहानी लिखी होगी। इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता है, ठीक है। आप डायरेक्टली तो प्लास्टिक खाओगे नहीं कि आपने डायरेक्टली प्लास्टिक खा लिया। तो एट द एंड सॉल्यूशन के तौर पे या फिर इसका कंक्लूजन के तौर पे आपको सिर्फ एक ही चीज़ मिलेगी। दिस वाज द एक्चुअली सीन कि मछलियों के थ्रू या फिर आपने कोई जानवर खा लिया। आई वुड सजेस्ट यार ये सब खाना बंद कीजिए। दिस इज़ नॉट द गुड थिंग। किसी को मार के खाना, उसकी जान ख़त्म कर देना, यानी कि आपने उसको खून कर दिया आपने उसको, उसके बाद आप उसे खा रहे हो। आपके पड़ोस में कोई आदमी आदमी बैठा ना, उसे खा लो ना यार, जब इतना ही अगर थोड़ा ऐसा बनना है तो ठीक है। ट्राई टू अवॉइड दीज काइंड ऑफ थिंग्स बिकॉज ऑफ कोई भी चीज़ या फिर कुछ भी है, एक इंसानियत के नाते आप सबको ये सारी चीज़ें छोड़ देनी चाहिए। दिस इज़ नॉट द गुड वे। सो लेट्स मूव about microplastic. So microplastic which are less than 5 millimeters in size can enter the human body through virus openings and have been linked to health issue, obesity, diabetes, chronic liver disease due to their impacts, gastrointestinal tract
ये सारी चीज़ इशू हो जाती हैं। देख ली बेसिकली 5 मिलीमीटर से कम साइज़ की होती हैं एंड कैन एंटर ह्यूमन थ्रो बेसिकली वायरस ओपनिंग्स हैव बीन हेल्थ इश्यूज। तो ह्यूमन में जब एंटर कर जाएंगे तो काफ़ी इश्यूज हो जाएंगे। तो अभी जो हमारा नेक्स्ट है वो बेसिकली थोड़ा सा आर्टिकल थोड़ा सा आपके लिए बेटर रहेगा, आपके लिए समझने के लिए। तो वो है बेसिकली L1, जिसे लैंग्वेज 1 कहते हैं। इंडियाज फर्स्ट सोलर मिशन आदित्य L1 इंटेंडेड फॉर लॉन्च बाय द एंड ऑफ द अगस्त अर्ली सितंबर हैज अराइव्ड द श्रीहरिकोटा स्पेसक्राफ्ट। तो आदित्य L1 मिशन काफ़ी टाइम से पेंडिंग था, जिसे हम लॉन्च करने की सोच रहे थे। तो नाउ फाइनली वो श्रीहरिकोटा पहुंच चुका है। एंड ऑफ अगस्त में या फिर सितंबर के स्टार्टिंग में हम इसे लॉन्च कर देंगे। तो क्या है, आदित्य L1 मिशन विल बी लॉन्च टू द L1 ऑर्बिट विच इज द फर्स्ट लैग्रेंज पॉइंट ऑफ द सन अर्थ सिस्टम। अभी L1 पॉइंट ये मैं बता दूंगा। आदित्य L1 इज द फर्स्ट इंडियन स्पेस मिशन टू ऑब्जर्व द सन एंड द सोलर कोरोना। ठीक है, किस लिए है? ऑब्जर्व करने के लिए, सन और सोलर कोरोना के लिए। अगर पेपर में आता है डायरेक्टली डाल दीजिए, L1 इज बेसिकली सीन इन द न्यूज। सो बेसिकली किस लिए है? L1 ऑर्बिट अलाउ आदित्य L1 टू टूक द सन कंटिन्यूसली। इट विल बी लॉन्च अबाउट ए PSLV XL लॉन्च व्हीकल। किससे लॉन्च किया जाएगा? बेसिकली PSLV XL के थ्रू, ध्यान रखिएगा। ऑब्जेक्टिव क्या है मिशन का? स्टडी सोलर अपर एटमॉस्फेरिक क्रोमोस्फेयर कोरोना डायनामिक्स एंड अंडरस्टैंड द फिजिक्स ऑफ द सोलर कोरोना इट्स हीटिंग मैकेनिज्म। तो इनको बेसिकली स्टडी करने के लिए है कि जो फिजिक्स है या फिर जो सोलर का जो सोलर कोरोना है और जो इसका हीटिंग मैकेनिज्म है उसको स्टडी करने के लिए लाया जाएगा। तो अब है क्या, देखो इस तरीके से ये सन है, ठीक है। अब सबसे अगर आप देखोगे तो ये कोर है, वेयर न्यूक्लियर फ्यूजन अकर होता है। कोर के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। देन उसके बाद अगर आप देखोगे तो उसकी जो दूसरी लेयर है ऊपर की, उसे बेसिकली रेडिएटिव जोन कहा जाता है, एनर्जी ट्रांसफर बाय रेडिएशन। ठीक है। अब उसके बाद जो तीसरी लेयर होती है उसे कहते हैं कनेक्टिव जोन, एनर्जी ट्रांसफर बाय कन्वेक्शन के थ्रू। ठीक है। कन्वेक्शन मैंने आपको जियोग्राफी के उसमें बताया था। तो बेसिकली रेनफॉल का जो मेन कारण होता है वो कन्वेक्शनल सेल ही होता है, जिसमें साइक्लोन, एंटी साइक्लोन, ये सारी चीज़ें होती हैं। वहीं अगर आप ये चौथी लेयर देखोगे जिसे फोटोस्फेयर कहा जाता है, डीपेस्ट पार्ट ऑफ द सन विच कैन डायरेक्टली ऑब्जर्व। डायरेक्टली आप इसे देख सकते हो। तो और इसके बाद जो लेयर है वो है क्रोमोस्फेयर की। तो हम जो जहाँ पर हम स्टडी कर रहे हैं वो बेसिकली कोरोना की क्रोमोस्फेयर की हम स्टडी करेंगे। नॉर्मली विजिबल एंड इट कैन बी सीन ओनली ड्यूरिंग ए टोटल इक्लिप्स, यानी कि जब टोटल इक्लिप्स होगा तब आप इसे देख सकते हो। कोरोना ल्यूमिनस एनवेलप, वेरी हाई टेम्परेचर प्लाज्मा दैट सराउंड टू द सन। तो ये है आपका कोरोना। तो इनको बेसिकली, इन दो को बेसिकली मेनली स्टडी करने के लिए फोकस किया जाएगा आदित्य L1 के थ्रू। ठीक है। पेलोड क्या है? आदित्य L1 हैज 7 पेलोड इन टोटल, विच इज प्राइमरी पेलोड विजिबल इमिशन लाइन कोरोनोग्राफ, तो VLC होगा। VLC सोलर कोरोनोग्राफ कैपेबल टू साइमल्टेनियसली इमेज स्पेक्ट्रोग्राफ, ये सारी चीज़ें ले पाएगा अच्छे से। ठीक है। कैसा दिखता है मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। सिग्निफिकेंस क्या है? नो अदर सोलर कोरोनोग्राफ स्पेस हैज द एबिलिटी टू इमेज, यानी कि इसके अलावा कोई भी ऐसा जो सोलर कोरोनोग्राफ है उसके अंदर इतनी सारी कैपेबिलिटीज नहीं है कि वो ये सब कर पाए। तो सोलर कोरोना एज क्लोज द सोलर डिस्क, यानी सोलर डिस्क के बिल्कुल क्लोज आ पाएगा VLC कैन। इट कैन इमेज इट एज क्लोज टू 1.5 टाइम्स द सोलर रेडियस, यानी कि बिल्कुल करीब जा पाएगा। वहीं अगर आप देखोगे तो कुछ इस टाइप का है बेसिकली। तो इसी तरीके से यहाँ पर आपका VLC है, यहाँ आपका स्विस है, स्टेप फर्स्ट है, ये पापा है और ये हेलियोस है। ठीक है। तो दिस इज योर लैग्रेंज पॉइंट नाउ। तो आप एक चीज़ देख सकते हो, देखो लैग्रेंज पॉइंट का बेसिकली मेन मकसद क्या होता है, लैग्रेंज पॉइंट क्या होता है। जब आपको पॉइंट की बात करेंगे तो क्या होगा, आप किसी पॉइंट को बना रहे हो या फिर किसी पॉइंट को एक इक्विलिब्रियम के लिए आप उसको एक बना रहे हो ना, कि हाँ यहाँ पर ये इसका पॉइंट है, ये इसका बीच है एक तरीके से। ठीक है। तो इसी वजह से इसे लैग्रेंज पॉइंट का है। लैग्रेंज पॉइंट क्यों कहेंगे? देखो दो बड़े मैसिव, यानी कि दो मैसिव चीज़ों के बीच में अगर किसी एक छोटे को रख दिया जाए, एक छोटे से पॉइंट को रख दिया जाए, तो नेचर की देखो एक अच्छी कहानी क्या है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। दो बड़े बड़े ट्रकों के बीच में अगर एक छोटी सी कार को खड़ा कर दिया जाए, तो कोई गाड़ी यहाँ से ठोके यहाँ से ठोके, इस वाली गाड़ी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, पहली बात तो ये। तो ये बेसिकली नेचर की ब्यूटी है। तो सेम चीज यहाँ पर अप्लाई होती है। और यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ से इसकी छाया भी इसे पड़ रही होगी, इसकी छाया भी इसे पड़ रही होगी, तो इस गाड़ी का पेंट भी खराब नहीं होगा और अच्छी खासी चीजें बनी रहेगी। तो सेम तरीके से अगर आप देखोगे तो यहाँ पर अर्थ, यहाँ पर सन मान लो, यहाँ पर अर्थ मान लो, इन दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम बनाने के लिए, अब इक्विलिब्रियम बनाएगा तो ऑब्वियसली बात है सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए इस लैग्रेंज पॉइंट को यहाँ पर बनाया गया, ताकि हमारा जो L1 मिशन है वो भी बिल्कुल शांति से एक ही जगह पड़ा रहे और ये दोनों के दोनों भी आपस में इक्विलिब्रियम बनाते रहें।
तो इनके इक्विलिब्रियम बनाने से क्या होगा, हमारा जो L1 जो मिशन है स्पेसक्राफ्ट में, बेसिकली अगर जो L1 मिशन है वो फ्यूल की कंजप्शन भी कम करेगा और अपनी पोजीशन पे ही बना रहेगा। ठीक है, सो दिस इज एक्चुअली। अब टर्मिशन लेवल ट्रांजिशन की बात करें तो द रैपिड इंक्रीज ऑफ मिथेन इन अर्थ एटमोस्फेयर सिंस 2006 ड्राइवन बाय बायोलॉजिकल इमिशन rather than fossil fuel burning, raising concern about potential major transition in earth climate। तो अगर यहाँ पर एक चीज देखो, बेसिकली फोकस क्या है कि जो मिथेन गैस है उसका बेसिकली जो बेसिकली इंक्रीज हो रहा है एटमोसफेयर के अंदर, बेसिकली बायोलॉजिकल इमिशन के थ्रू, जो कि होना चाहिए फॉसिल फ्यूल के थ्रू, लेकिन बायोलॉजिकल इमिशन के थ्रू ज़्यादा हो रहा है, जो कि इंडिया, जो कि अर्थ के क्लाइमेट के लिए बिल्कुल सही नहीं है। तो बात क्या है, अब ये टर्मिशन लेवल ट्रांजिशन होता गया, रेफर इज सिग्निफिकेंट एंड द रैपिड शिफ्ट इन द अर्थ क्लाइमेट। तो इसे कहते हैं टर्मिशन लेवल ट्रांजिशन। ट्रांजिशन आप कब करते हो, जब आपको आप फॉर एन एग्जांपल के लिए आपको ट्रांजिशन कब करना, जब आपने आपको बदलना हो। जब अपने आप को बदलोगे तो यानी कि मान के चलो आप एक नॉर्मल हो या कल से आपको गाड़ी में चलना है, तो आपको उसके लिए ट्रांजिशन करना पड़ेगा ना, आपको ज़्यादा कमाना पड़ेगा, आपको चीज़ें देखनी पड़ेगी कि आपकी चीज़ें कैसी हैं, तो तब आपका ट्रांजिशन होगा। तो जो आपको ज़्यादा ही करना पड़ेगा, तेज़ी से करना पड़ेगा ये सारी चीज़ों के लिए। तो रैपिड शिफ्ट इन द अर्थ क्लाइमेट फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। ठीक है, आफ्टर मेकिंग एंड ऑफ ग्लेशियल पीरियड ऑनसेट ऑफ वार्मर इंटर, तो बेसिकली अब मिथेन का ट्रांसमिशन ज़्यादा होगा या फिर उसको ज़्यादा कंजप्शन करेंगे तो इन्वायरमेंट पे तो फर्क पड़ेगा ही, और ग्रीन हाउस गैसेज हमारा ज़्यादा बढ़ेगा। फॉर एन एग्जाम्पल, ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन लाइक ट्रांसमिशन सेकेंड अराउंड 131,000 years ago, Earth's climate shifted from glacial to certain regions to warmer condition, leading to change in the ecosystem वेदर पैटर्न्स। तो ऑब्वियसली बात है, अगर ऐसा कुछ करते रहेंगे तो अभी की डेट में जो बेशक हिमालय है वहाँ पर इतनी धूप पड़नी चालू हो जाएगी जितनी कि राजस्थान में पड़ती है। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखो, मत करो यार, क्यों प्लास्टिक जलाते हो, क्यों बेकार में इधर उधर सारी चीज़ें करते हो, ख़त्म करो। तो ज़रूर रहेगा, थोड़ा सा इन्वायरमेंट को फोकस करो। मैं ये नहीं कह रहा आप अपने घर में एसी ना चलाओ, लेकिन यार इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन भी तो नहीं है जब तक आपको कोई अल्टरनेट नहीं मिल जाता। कूलर इज़ नॉट सफिशिएंट फॉर एवरीवन्स, बट चीज़ों को कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा मैनेज करने के लिए। तो चीज़ों को मैनेज करो, बट ईजी वे में, ताकि इन्वायरमेंट को भी ज़्यादा फर्क ना पड़े और आप भी आराम से शांति से रह पाओ। ओके, चलो आगे मूव करते हैं। व्हाट आर बायोलॉजिकल इमिशन। बायोलॉजिकल इमिशन बेसिकली क्या होता है, रिलीजेस ऑफ गैसेस सच एज मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द एटमॉस्फेयर। इसको बेसिकली नेचुरल बायोलॉजिकल प्रोसेस कहा जाता है। फॉर एन एग्जांपल के लिए अगर आप लोगे तो मिथेन है, ठीक है, बायोलॉजिकल इमिशन कैन ऑकर ड्यूरिंग द प्रोसेस माइक्रोबायल डाइजेशन। ठीक है, इन दी स्टमक ऑफ रूमिनेंट एनिमल्स, काउ, डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, वेटलैंड्स, तो वहाँ से बेसिकली इमिशन निकल जाता है। अब गोबर गैस का आपने नाम सुना ही होगा, तो गोबर गैस है तो उससे भी निकल जाता है। तो जब उनका बेसिकली इस तरीके से कुछ चलता रहता है, या फिर जब एनिमल्स हैं जब वो बेसिकली सड़ने गलने लग जाते हैं, उसमें से ही मिथेन निकलती है, वॉल्केनो में से ही मिथेन निकलती है। बेसिकली नेचुरल गैस है तो निकलती है। अगर आप उसे प्रोड्यूस भी करना चाहें तो भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। प्रोड्यूस करने के लिए आप गोबर गैस का यूज़ कर लो, जिससे आप अपने घर के अंदर खाना वाना पकाने के लिए गैस बना सकते हो। ठीक है, अब फ्लेमेबल हाइड्रोकार्बन है, ऑब्वियसली बात है, गैस गैस जैसी सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें नॉर्मल सी चीज़ें, ज़्यादा आपको समझ लो या फिर ठीक है। अच्छा खासा पोटेंशियल होता है इसके अंदर ग्रीन हाउस गैसेस के लिए, 80 टाइम्स द वार्मिंग इम्पैक्ट कार्बन डाइऑक्साइड से। देखो ऑब्वियसली बात है, कार्बन डाइऑक्साइड सिर्फ 20% ही एक तरीके से आप कह सकते हो, बट अगर सबसे ज़्यादा अगर कुछ है तो जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट कर सकती है तो वो आपका मीथेन गैस है। With the first to negate its presence in the atmosphere, it has a shorter atmospheric lifespan, the carbon dioxide. मेन सोर्स ऑफ इंक्लूड ऑयल, नेचुरल गैस, ये सारी चीज़ें, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। तो मिथेन गैस को जितना ज़्यादा अवॉइड किया जाए उतना ज़्यादा बेहतर रहता है, लेकिन मिथेन गैस को अगर पॉजिटिव वे में यूज़ किया जाए तो इन्वायरमेंट के लिए ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखोगे कुछ मिशन हैं जो कि लाए गए हैं। बेसिकली हरित धारा मिशन है जो कि एंटी माइक्रोजेनिक फीड सप्लीमेंट के लिए लाया गया था आईसीआर के थ्रू बेसिकली। तो रिड्यूस द मिथेन इमिशन 17-20% इंक्रीज मिल्क प्रोडक्शन के थ्रू। इंडियन ग्रीन हाउस प्रोग्राम लाया गया था, एंड नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज लाया गया था। भारत से 6 लाया गया था जो कि गाड़ियों के लिए था। ग्लोबल इनिशिएटिव था, ग्लोबल इनिशिएटिव लाए गए हैं इसके लिए। प्लस साथ ही यहाँ पर देखो मिथेन अलर्ट रिस्पॉन्स सिस्टम लाया गया था, ग्लोबल मिथेन प्लेस है या फिर बाकी सारी चीज़ें। तो एक बार आप नज़र मार के स्क्रीनशॉट ले सकते हो, दैट्स इट। अब मैपिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप कुछ समझना चाहें तो यहाँ समझ सकते हैं। यूनियन होम मिनिस्टर एंड द मिनिस्टर ऑफ कॉपरेशन अमित शाह इनोग्रेट इफ्को नैनो डैम। तो लिक्विड प्लांट है बेसिकली जो कि गांधीधाम धाम गुजरात के अंदर लाया गया है, अचीविंग द नेशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोस्पेरिटी के लिए। तो जब प्लांट है बेसिकली फाउंडेड बाय इफ्को, इक्विटी एम्स टू रिड्यूस यूरिया इंपोर्ट।
तो यूरिया इंपोर्ट को रोका जाएगा, सेल्फ सफिशिएंट बनाया जाएगा ताकि अपने एग्रीकल्चर की प्रोस्पेरिटी को बढ़ाया जा सके और इन्वायरमेंट को सस्टेनेबल बनाया जा सके। गांधी धाम बेसिकली इनिशियली नोन है सरदारगंज, जो कि गुजरात के अंदर है, लार्जेस्ट एंड द मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी है, जो कि कच्छ के डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। एंड इट वाज क्रिएटेड अर्ली 1950s के टाइम पे इसे बनाया गया था, रीसेटलमेंट किया गया था सिंधी सिंधुस का, जो कि रिफ्यूजीज थे, उनके लिए दिया गया था। और इसका जो नाम रखा गया था बेसिकली एम के गांधी जी के, मोहनचंद करमचंद गांधी जी के नाम रखा गया था। सो दैट्स वाई इट्स कॉल्ड गांधीयन धाम, जिसे सरदारगंज कहते हैं। तो ये है बेसिकली गांधीयन धाम। मुंबई से इस तरीके से अगर आप जाओगे तो एक्सप्रेस है, तो यहाँ से, ठीक है, ये देख सकते हो। अब सुलीना कैनल क्या है, तो दानूब रिवर बेसिकली सुनीला कैनल से हम कहते हैं, डैन्यूब रिवर। तो सुनीला कैनल या फिर डैन्यूब होल्ड्स इमेंस इंपॉर्टेंस फॉर यूक्रेन ग्रेन ट्रेड, ठीक है, एज एन अल्टरनेटिव पैसेज आफ्टर द रशिया विड्रॉज फ्रॉम ब्लैक सी ग्रेन ट्रेड। तो रशिया ने जब ये सारा लड़ाई वड़ाई के बाद में जो ब्लैक सी है, तो वहाँ से जो ग्रेन की डील है वहाँ से वापस ले लिए, तो यूक्रेन के लिए नदी पहुँचा ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि यहीं से सारी चीज़ें आएंगी जाएंगी, सब कुछ होगा। तो एक बार ही इसको देख लो, सेकेंड लार्जेस्ट रिवर इन द यूरोप आफ्टर द वोल्गा इन रशिया। इट राइजेस फ्रॉम द ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन्स जो वेस्टर्न जर्मनी, फ्लोज बेसिकली माउंट माउथ ऑफ ब्लैक सी के अंदर इसका जाता है, जो कि 2850 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। तो ये है, एक बार अगर नज़र मारना चाहो तो एक बार नज़र मार लो। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो इस तरीके से ये ब्लैक सी के अंदर इसका माउथ है, यहाँ पर है आपके माउंटेन्स। ओके, तो ये है सारी की सारी। तो ये था आज के करंट अफेयर। मिलते हैं दोबारा नेक्स्ट करंट अफेयर के अंदर, और जियोग्राफी के लेक्चर में दोबारा पढ़ेंगे और दोबारा नई चीज़ें समझेंगे। आज की करंट अफेयर थोड़ा ज़्यादा है, थोड़े समझने की कोशिश कीजिएगा। ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं है, बट ठीक है, समझना थोड़ा सा ज़रूरी है। सो थैंक यू सो मच, आज के लिए मिलते हैं दोबारा।